नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूथ कंपटीशन का जो ज्योग्राफी का सॉल्व पेपर है, जो चैप्टर वाइज है, उसको हम लोग इस सीरीज को कर रहे हैं। और इसमें जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KVS, नेट जीआरएफ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जितने भी स्टेट हैं वहाँ के सारे क्वेश्चन हैं। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कल छोड़े थे वहीं से आज करते हैं। दिया है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चुंबकीय तूफान क्या है? चुंबकीय तूफान क्या है, इसी को ध्यान में देखते हैं। चुंबकीय तूफान क्या है? तो दिया खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय तूफान क्या है? खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी को चुंबकीय तूफान कहा जाता है। जैसे दोस्तों इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी को चुंबकीय तूफान कहा जाता है। खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी को चुंबकीय तूफान कहा जाता है। ये तूफान सोलर विंड, ये जो तूफान होते हैं, ये जो तूफान सोलर विंड में भिन्नता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी के प्रवाह, प्लाज्मा और इसके वातावरण में बड़े बदलाव लाते हैं। ठीक, जो पृथ्वी के प्रवाह, प्लाज्मा और वातावरण में बड़े बदलाव लाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, जो UPPSC ELT एग्जाम में आया था, जो 2018 में जो ELT का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें जो आया था कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन डी वरुण, ऑप्शन सी शुक्र। तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन, सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। अन्य ग्रह हैं जो जितने, उसके दक्षिणावर्त चक्र करता है। इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह कहते हैं। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की भगनी ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी की भगनी ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ठीक, देखिए ये घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसीलिए दोस्तों जब ये घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, तो इसीलिए इसको पृथ्वी की भगनी ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूर पर है? जो दोस्तों सूर्य से सबसे अधिक दूर पर है, देखते हैं दोस्तों। वरुण, अरुण, पृथ्वी, शनि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा वरुण। जैसे दोस्तों यहाँ सूर्य है तो यहाँ बुध होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सूर्य से सबसे दूरी पे हो गया दोस्तों, ये वरुण हो गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं।
वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। आकार में यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अगर आकार में पूछेगा दोस्तों तो ये सबसे बड़ा चौथा ग्रह है। जैसे दोस्तों आकार में सबसे बड़ा चौथा ग्रह है, अगर पहला सबसे बड़ा ग्रह पूछ देगा आकार में तो ये बृहस्पति हो जाएगा। ठीक, बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा शनि हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और तीसरा अरुण हो जाएगा और चौथा वरुण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पांचवा पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा मीथेन पाया जाता है। ठीक, इसका जो वायुमंडल है दोस्तों वरुण का, उसमें हाइड्रोजन और मीथेन पाया जाता है। इसी कारण यह अरुण की तरह हरे रंग का दिखाई देता है। जैसे दोस्तों इसमें अरुण और वरुण का अगर रंग पूछेगा तो हरा रंग होता है इन दोनों का। ठीक है, इसके प्रमुख उपग्रह, जो इसके प्रमुख उपग्रह हैं, टाइटन है, लारिस है, प्रोटियस है तथा प्रोटियस तथा नेरिड आदि हैं। अब पूछेगा दोस्तों टाइटन ग्रह किसका है, लारियस किसका उपग्रह है, प्रोटियस किसका उपग्रह है, नेरिड किसका उपग्रह है। दोस्तों ये उपग्रह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है। बुध पे, पृथ्वी पे, बृहस्पति पे, प्लूटो पे। ठीक है दोस्तों, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो वर्ष की लंबाई सबसे अधिक दोस्तों कहाँ पे होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लूटो। प्लूटो दोस्तों प्लूटो होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्लूटो की वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है। प्लूटो पर 284 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों 284 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है जबकि बृहस्पति पर 12 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है। पृथ्वी पर 365 दिन के बराबर और बुध पर 88 दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों अब देखिए, क्योंकि ये दोस्तों ये सूर्य से बहुत दूरी पे है, इसकी वजह से मतलब ऐसा हो रहा है। जैसे पूछा है कि सबसे लंबा वर्ष किसका होता है, प्लूटो का होता है। 284 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है। अब बृहस्पति का पूछ देगा तो 12 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है। अब पृथ्वी का तो आपको पता है 365 दिन और बुध का पता है 88 दिन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसका 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध हो जाएगा दोस्तों। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध हो जाएगा। ठीक, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। पहला क्वेश्चन है ये दोस्तों कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। ठीक, सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार पथ पे करते हैं। अब जैसे दोस्तों सौर परिवार के जितने ग्रह हैं, ग्रहों टोटल ग्रह 8 हैं और इन आठों ग्रह ये सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार पथ में करते हैं। ठीक, जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती है। ठीक, जैसे सूर्य से मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक, और सूर्य से जैसे इसकी दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसके परिक्रमण की समय भी बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ सूर्य है, फिर यहाँ बुध है, तो ये 88 दिन में करता है। ठीक, तो वैसे ही आप जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे ही इसकी दूरी बढ़ती जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो वही कह रहा है बढ़ता जाता है। बुध शुक्र के सबसे निकट है। देखिए दोस्तों आ भी गया, बुध सूर्य के सबसे निकट है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। ठीक, सबसे नजदीक है तो 88 दिन लगता है। बुध सूर्य के सबसे अधिक निकट होने के कारण उसे सूर्य से सबसे अधिक गर्मी मिलती है।
गर्मी अधिक मिलती है दोस्तों, लेकिन गर्म सबसे ज्यादा नहीं है। गर्मी मिलती है लेकिन गर्म नहीं है। आगे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलने वाला है। जैसे जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र ग्रह, ठीक, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह जो सबसे गर्म ग्रह है, और मंगल ग्रह सूर्य से चौथा स्थान पर है। ठीक, सूर्य से चौथे स्थान पर है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों आइए ये क्वेश्चन आपको हम यहाँ बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। इसका कारण है, क्योंकि इसका कारण ये है कि सबसे गर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है। तो इसी कारण ये शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जैसे दिया है दोस्तों, खगोल विदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है दोस्तों, ये 100 से 200 अरब, 250 से 300 अरब, 350 से 400 अरब और 300 से 350 अरब। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 से 200 अरब लगभग ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। जितने कथन है उसका परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, कोड का ये जो दिया है कोड, उसका उत्तर, उसके सही उत्तर चयन करना है। जैसे सौरमंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है, ये तो सही है दोस्तों। इस सौरमंडल है, उस ग्रह की संरचना या स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और ये सही है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। जैसे ग्रह की संरचना है दोस्तों, सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। सही है, ये भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं दोस्तों, कोड तीसरा है, सूर्य के समीपी ग्रह, जैसे सूर्य के जो समीपी ग्रह हैं चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों कि सूर्य के जो चट्टान, और इसीलिए दोस्तों इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जो सूर्य के जो 4 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये इसको ठोस ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए तो ये भी दोस्तों सही है। और दोस्तों चौथा देखते हैं, कोड क्या दिया है, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने हैं, ठीक, जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके हैं। नहीं दोस्तों, एक चौथा कोड गलत है, क्योंकि जो ये कह रहा है कि बाह्यतम ग्रह तत्वों के बने होते हैं, ये बाह्यतम ग्रह तत्वों के नहीं है दोस्तों, ये गैसों के बने होते हैं। इसलिए इसको जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, तो ये एक गलत है। क्वेश्चन नंबर, ये कोड 14 गलत है। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 2 3 सही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी थोड़ी सी व्याख्या दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की, जैसे दोस्तों दिया है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरतम ग्रह तथा बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाह्यतम ग्रह कहा जाता है। जो दोस्तों हम बताएं वही वो व्याख्या में है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए ये देखते हैं, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, पृथ्वी का घूर्णन है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन, और बी है पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक, पृथ्वी का परिक्रमण दिया है दोस्तों। और तीसरा दिया है पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुकाव, जो पृथ्वी 23.5 अंश पे झुकी है दोस्तों, वो दिया है, पृथ्वी का अपने दूरी पर झुकाव। ठीक, और चौथा दिया सूर्य का घूर्णन। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य का घूर्णन। तो दोस्तों ये दिया है, जैसे इस कहने का क्वेश्चन समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि पृथ्वी की सतह पर, जैसे हम लोग जिस पृथ्वी सतह पे हैं, ठीक,
उस पे मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करना है कि ये मौसम जो परिवर्तन होता है किस कारण से परिवर्तन होता है दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि जब मौसम, तभी जो गर्मी का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो ये किस कारण से परिवर्तन होता है दोस्तों, इसी को ये पूछ रहा है कि किस कारण से परिवर्तन होता है दोस्तों। तो जैसे दिया है पृथ्वी का घूर्णन, ये तो नहीं है दोस्तों। पृथ्वी का परिक्रमण, ये सही है। और सूर्य का घूर्णन, इसका भी, ये भी गलत है। तो 4 जिसमें है उसमें कट कर दीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। 1 जिसमें वो भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो दोस्तों बचा जो ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। ठीक दोस्तों, तो फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को फिर से हम लोग समझते हैं एक बार, कैसे इसको क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया है। कि इसके कहने का मतलब है कि पृथ्वी की जो सतह है, सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। ठीक, तो मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करना है कि ये कौन से कारक हैं दोस्तों जो मौसम परिवर्तन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक, तो पृथ्वी का घूर्णन, जो पृथ्वी घूर्णन करती है दोस्तों, एक कारण एक हो गया। कारण 2, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। ठीक, जो पृथ्वी दोस्तों 23.5 अंक अपने धुरी पर झुकी हुई है, वो भी एक कारण है। तो ये 2 कारण है दोस्तों। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी संभावना है कि ये एग्जाम में आने की। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17 के। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए, मौसम परिवर्तन के लिए पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव आवश्यक कारक हैं। ठीक है दोस्तों, आवश्यक कारक हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव जो मौसम परिवर्तन के लिए दोस्तों, ये 2 कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। ठीक, और ये 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है। जैसे चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक, अब दोस्तों क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना है, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा बस। चंद्रमा, अब पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों कैसे पूछेगा, जैसे चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ऐसे दोस्तों पूछेगा चंद्रमा किस पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा, क्योंकि दोस्तों ये जो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो ये पूछ रहा है कि किस पथ में करता है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ में दिया है दोस्तों। दीर्घवृत्ताकार पथ में, ये दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग सुनिएगा, केवल हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, देख जब चंद्रमा दोस्तों जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पेरिजी कहते हैं। ठीक, इसमें 2 स्थितियां बनती है दोस्तों। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा उसको पेरिजी कहेंगे, और दूसरा दोस्तों स्थिति क्या बनेगी, चंद्रमा की पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी की अवस्था को अपोजी कहते हैं। ठीक है, कहलाती है, तो अपोजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग एक बार फिर से हम आप लोग बता रहे हैं दोस्तों, ऐसे समझिएगा। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक, ये तो पता ही है सबको। दूसरी चीज, जो चंद्रमा पृथ्वी से जब सबसे नजदीक होगा दोस्तों, निकट होता है, तो उस स्थिति को पेरिजी कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो उस स्थिति को अपोजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। जैसे उपनाम दिया है, ग्रह का दिया है दोस्तों। ठीक, जैसे हरा ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आप लोगों को बताए थे कि हरा ग्रह किसको कहते हैं। हरा ग्रह अरुण को कहते हैं, और वह वरुण को भी कहते हैं हरा ग्रह। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखें। और लाल ग्रह दोस्तों किसको कहते हैं,
मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। और छल्लेदार ग्रह किसको कहते हैं दोस्तों, तो शनि को कहते हैं दोस्तों, ठीक। और प्रातः सांझ का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं दोस्तों, अभी आप लोगों को बताए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको एक बार हम लोग मिलाते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। हरा ग्रह, ठीक, कैसे दिया है, हरा ग्रह, हरा ग्रह अरुण को कहते हैं, 1 का 3 दिया है दोस्तों। अब देखते हैं 1 का 3 2 में है सर दोस्तों, तो ये 2 तो कट गया, ए बी कट गया, अब सी और डी में कौन सही है, ठीक है। तो हरा ग्रह दोस्तों अरुण का हो गया, ठीक। छल्लेदार ग्रह शनि को कहते हैं, तो बी का 4, ये भी दोनों सही है दोस्तों। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, यानी सी का 2, तो सी का 2 सी में है, ठीक है दोस्तों, सी का 2 सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बस ऐसे ही बस दिया है कि जैसे हरा ग्रह अरुण को कहते हैं, छल्लेदार ग्रह शनि को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, और प्रातः सांझ का तारा किसको कहते हैं, शुक्र कहते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 में क्या दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है, लगभग 2 पूर्णिमा के बीच में कितना अंतराल होता है दोस्तों, ये दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 2 पूर्णिमाओं के बीच में कितना अंतराल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए 26.5 दिन, ऑप्शन बी 27.5 दिन, ऑप्शन सी 28.5 दिन, ऑप्शन डी 29.5 दिन, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29.5 दिन, ठीक। अगर 2, अब दोस्तों इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग 29.5 दिन, बस ऐसे ही 2 पूर्णिमा के बीच अंतराल होता है 29.5 दिन, 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है 29.5 दिन, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। व्याख्या ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे जो व्याख्या होती है, ये जो क्वेश्चन आया रहता है, जो इसके जितने इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो व्याख्या में मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 29.5 दिन का होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे दिया है दोस्तों, चंद्र ग्रहण सैदों पूर्णिमा को होता है, क्वेश्चन 1 बन गया दोस्तों कि चंद्र ग्रहण कब होता है, सैदों पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, इसका ऐसे समझिए दोस्तों, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, यानी कि हर महीने में 1-2 पूर्णिमा आती है, तो हर 1-2 पूर्णिमा को ये नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा वो चंद्र ग्रहण वो पूर्णिमा को दिन ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है दोस्तों, ठीक। क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 अंश का परस्पर झुकाव पाया जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है, एकदम पूछने की पूरी संभावना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तल में कितने अंश का झुकाव पाया जाता है, तो 5 अंश का झुकाव पाया जाता है दोस्तों, इसको आप लोग याद करिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक। अतः चंद्रमा पृथ्वी के तल में कभी कभी ही होता है, ठीक है। जो चंद्रमा होता है दोस्तों पृथ्वी के तल में कभी कभी ही होता है, क्योंकि वो 5 अंश ही झुकाव रहता है, इसकी वजह से वो कभी कभी ही होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों पूर्णिमा की अवस्था को ब्यूटी कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है कि पूर्णिमा की अवस्था को क्या कहते हैं, ब्यूटी कहते हैं। और क्वेश्चन एक और है दोस्तों, और अमावस्या की अवस्था को क्या कहते हैं, युति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों, ठीक। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे देखते हैं दोस्तों, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसने दिया, ठीक है। तो ए कॉपरनिकस, बी तालमी, सी लाप्लास, डी चेम्बरलेन, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका दोस्तों, ठीक। कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया, ठीक। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का मतलब ये है दोस्तों कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ठीक है, यही हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं, जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे दिया है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत
कोपर्निकस द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पूछ देगा हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया? कोपर्निकस दिया। इसके दोस्तों केंद्रीय असल सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। यही दोस्तों जो हम बता रहे थे कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जो ये कोपर्निकस है दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर देते हैं। कैसे कि जैसे हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है, ये हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपर्निकस ने दिए थे। ये इनका मानना था कि सौरमंडल के केंद्र में, जो सौरमंडल है उसके केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यही दोस्तों हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों। इसी के लिए दोस्तों इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। 1543 में इनको दोस्तों 20 मई 1543 को इनको फांसी दी गई थी कोपर्निकस को। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग 21 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो झारखंड टीजीटी 2017 में आया हुआ है। समीपतम टिटौरी तारे कह रहा है, टिटौरी तारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं? टिटौरी तारे। और दोस्तों ये टिटौरी तारे क्या होते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है कि टिटौरी तारे क्या हैं। ठीक है। एक तो पहली बात ये इसका जो शब्द है ये बहुत क्रिस्टल लग रहा है। ठीक है। जैसे समीपतम टिटौरी तारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं? समीपतम टिटौरी तारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं? ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए 800, ऑप्शन बी 200 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 400 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 1200 प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों समीपतम टिटौरी तारे पृथ्वी के कितनी दूरी पर हैं? 400 प्रकाश वर्ष दूरी पर हैं। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। समीपतम टिटौरी तारे पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। ठीक है। टिटौरी 400। अब दोस्तों इसको याद करने का, अगर टिटौरी तारे पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? टी से दोस्तों, टी से टिटौरी जैसे 400, च आ रहा है और टो आ रहा है तो दोनों में कॉम्बिनेशन आप लोग में 400 टिटौरी। ठीक है दोस्तों 400 दूरी पर है। ठीक है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे जितने तारे हैं दोस्तों, सूर्य भी एक तारा है, इसी से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो ऊर्जा का निरंतर होता रहता है। ठीक है। सूर्य भी एक तारा है। अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्मों में पाए जाते हैं, इन्हें युग्म तारा कहते हैं। जो जोड़ों में पाए जाते हैं दोस्तों उसको युग्म तारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों दिया है, तारों की मृत्यु तब प्रारंभ होती है जब इसके कोर में ईंधन समाप्त होने लगता है। जैसे दोस्तों कोई तारा है, मान लीजिए सूर्य, इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम पाए जाते हैं दोस्तों। अब ये जब खत्म होंगे तो ये दोस्तों धीरे धीरे खत्म होगा जो केंद्र का, तो इसी को दोस्तों कहते हैं, तब ये समझ लीजिए कि तारे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ठीक। मृत्यु होते हुए तारे अत्यंत विस्फोट होता है। जब दोस्तों तारा जब मरने की अवस्था में होगा तो ये काफी विस्फोट होता है, जिससे कुछ देर के लिए काफी तीव्र प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही विस्फोट होगा दोस्तों वैसे ही काफी तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं दोस्तों। ठीक है। ये जो विस्फोट होता है दोस्तों, अब जैसे पूछ लेगा दोस्तों कि सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है, क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है। तो जैसे मृद तारों, जब तारे मृद होते हैं तो उनका जो अंतिम अवस्था होती है दोस्तों, वो जो वही विस्फोट होता है, उसी को मृद सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है। ऐसे दोस्तों समझ लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है क्वेश्चन? अच्छा लग रहा हो तो क्वेश्चन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 दिया है क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, दिया है दोस्तों, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो
सफेद द्वार बहुत छोटे सितारे होते हैं। ठीक है, जैसे दिया है दोस्तों, सफेद द्वार बहुत छोटे तारे सितारे होते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है दोस्तों, सफेद द्वार बहुत छोटे सितारे होते हैं, ये सही है। सफेद द्वार का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, सफेद द्वार का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। उनका घनत्व पानी के घनत्व के 10 लाख गुना हो सकता है। पानी के घनत्व के 10 लाख गुना हो सकता है। ठीक, पानी घनत्व में 10 लाख गुना हो सकता है। और द्वार के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 लाख क्विंटल हो सकता है। तो दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, सभी सही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है दोस्तों, सफेद द्वार बहुत छोटे सितारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, सफेद द्वार बहुत छोटे सितारे होते हैं। ठीक है, जिसका घनत्व किसी भी ज्ञात असली पदार्थ से अधिक होता है। जैसे दोस्तों ये जो सफेद द्वार होते हैं, जो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जिसका घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। जैसे स्थल पर कोई भी पदार्थ पाया जाए, इससे काफी अधिक होता है। ठीक है, इसका घनत्व सफेद द्वार का। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। जो इसका एक चम्मच है, जो पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तथा इसका घनत्व पानी के घनत्व का 10 लाख गुना हो सकता है। जो पानी का घनत्व है उससे 10 लाख गुना हो सकता है। ठीक है सभी दोस्तों, श्वेत वामन की संरचना का पता सर्वप्रथम आर.एच. फाउवर द्वारा लगाया गया। अब क्वेश्चन दोस्तों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब पूछेगा कि श्वेत वामन की संरचना का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। ठीक है, तो श्वेत वामन तो फाउवर द्वारा लगाया गया। जैसे इनका पूरा नाम देखेंगे, आर.एच. फाउवर द्वारा श्वेत वामन की संरचना का पता लगाया गया। ठीक है दोस्तों, श्वेत वामन की संरचना का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, आर.एच. फाउवर द्वारा लगाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। दिया है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, किस ग्रह पे सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों, पृथ्वी पे, बुध पे, मंगल पे, शुक्र पे। ठीक है दोस्तों, तो किस ग्रह पे सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों, तो पृथ्वी पे सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों। ठीक है, 24 घंटे का दिन होता है। आइए को दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। उपयुक्त ग्रहों में पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों। पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है। ठीक, विशिष्ट आकार है जिसे जोइड कहते हैं। अब दोस्तों यही पूछ देगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जोइड है। ठीक है, बस इसकी आकृति को लक्ष्यमध्य गुलाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लध्यक्ष गुलाब, जिसमें ऑप्लेट सर्पॉइड कहा जाता है। इस ठीक है दोस्तों, कहा जाता है, कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा दोस्तों कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, 12,756। ठीक, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, जैसे दोस्तों ये पृथ्वी है गोल, बीच से जो रेखा गई है इसी का ये पूछ रहा है कि इसका व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 12,756 किलोमीटर है। और दोस्तों एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अब दोस्तों अगर ध्रुवीय व्यास पूछ देगा तो 12,714 किलोमीटर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी का। एक बार दोस्तों आइए फिर से आपको बता देते हैं कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर।
कितना है 12,714 किलोमीटर। और दोस्तों क्वेश्चन एक और इसमें बन सकता है कि पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर बताइए। ठीक, तो अंतर बताइए, डिफरेंट भी तो पूछ सकता है दोस्तों। ध्रुवीय व्यास और भूमध्यरेखीय व्यास का अंतर क्या है, ये भी बताइए। तो दिया है दोस्तों। अब क्या करिएगा दोस्तों, 12,756 में से 12,714 को माइनस कर देंगे। 12,714 को माइनस कर देंगे। 6 में से 4 गया, 2 बच गया, और 5 में से 1 गया, 4 बच गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 42 किलोमीटर अंतर आएगा। इसका पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का जो अंतर आता है वो 42 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं हैली गेल तथा विल्सन क्या है। हैली गेल विल्सन क्या है, ये दोस्तों ये धूमकेतु हैं दोस्तों। ठीक, हैली गेल विल्सन ये धूमकेतु हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए, जैसे हैली गेल विल्सन ये धूमकेतु हैं, जिसे पुच्छल तारे भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 में दोस्तों ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तारे भी कहा जाता है। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, ये आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी गैसों के पिंड है। ठीक है, जो सूर्य से दूर ठंडे और जो सूर्य है वहां से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। ये सूर्य से दूर होते हैं और ये क्या होते हैं, ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हैली गेल विल्सन क्या है, ये धूमकेतु है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की स्थापना प्रस्तुत की। दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको हम आपको बताएं कि किसने दिया, तो ये कॉपरनिकस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, कॉपरनिकस ने, ये जो कॉपरनिकस थे दोस्तों, इन्होंने ही बताया था दोस्तों कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पे इन्होंने सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना दी। इसीलिए दोस्तों इनको फांसी दे दिया गया 20 मई 1543 को। ठीक है, तो अब दोस्तों क्वेश्चन देखिए आ गया, इसका हिंदी रूपांतरण हम आपको बताए थे कि सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड, सूर्य केंद्रस्थ यानी कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, सौरमंडल के केंद्र में है सूर्य, और इसके चारों तरफ जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। और इसके पहले जो विद्वान थे जैसे अरस्तु थे, इन लोगों का कहना था कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, जो पृथ्वी है उसी का चक्कर सभी लोग लगाते हैं। तो इसी का इन्होंने खंडन किया दोस्तों कॉपरनिकस, और खंडन किया, इसीलिए दोस्तों इनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिया है निकोलस कॉपरनिकस ने वर्ष 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, 1543 में पोलैंड में जन्मे हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, पोलैंड में। कॉपरनिकस 19 फरवरी 1473 से 24 या 20 मई या 24 मई दोस्तों 1543 को यूरोपीय खगोलशास्त्री व गणितज्ञ थे। ठीक, यूरोपीय खगोलशास्त्री व गणितज्ञ, इन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। इनका कहना था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोलशास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना तथा हेलियोसेंट्रिक मॉडल लागू किया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने खंडन किया था। हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया, दोस्तों, कॉपरनिकस ने दिया था 1543 में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। ठीक है दोस्तों, तो भारत
क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है दोस्तों। भारत द्वारा सबसे छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। क्या कुछ नहीं है दोस्तों, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? ठीक है दोस्तों, बाह्य ग्रह कौन सा दोस्तों? शुक्र, यूरेनस, मंगल, पृथ्वी। ठीक, तो बाह्य ग्रह दोस्तों आप लोगों को बताए थे टोटल ग्रह 8 हैं और 4 ग्रह आंतरिक हैं और 4 ग्रह बाह्य हैं। ठीक, तो जो आंतरिक ग्रह हैं, बाह्य ग्रह, उसको ठोस ग्रह भी कहते हैं, असली ग्रह भी कहते हैं, और जो बाहरी ग्रह हैं उसको जोवियन ग्रह भी कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं। तो जो आंतरिक ग्रह हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। और जो बाह्य ग्रह हैं दोस्तों, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी सही है, यूरेनस। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं यूरेनस बाह्य ग्रह। ठीक है, जैसे दोस्तों देखिए इसकी व्याख्या दिया है, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? दोस्तों आ गया ये क्वेश्चन जो पीछे हम लोग किए थे, पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है, तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों दिया है इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऐसा कहे जाने का कारण यह है कि आकार एवं द्रव्यमान के मामले में ये पृथ्वी के से थोड़ा ही कम है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, इसका आकार, द्रव्यमान, व्यास पृथ्वी के समान ही, ये थोड़ा बहुत कम है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा तारा या बहन कहा जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन किस ग्रह के उपग्रह हैं? ठीक है, तो दोस्तों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो दोस्तों जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन, तो ये शनि ग्रह के उपग्रह हैं। जो टाइटन है दोस्तों, ये शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी दोस्तों व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि शनि ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, टाइटन आकार के हिसाब से सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार के हिसाब से देखा जाए सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। इसी प्रकार मंगल को फोबोस, डिवोस और बृहस्पति के गैनीमीड, कैलेस्टो, यूरोपा तथा शनि के टाइटन, रिया, ठीक, और लापेटस और इंसेलाइड आदि ग्रह हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब एक बार आपको फिर से इसमें अच्छे से बताते हैं। जैसे अब दिया है जेम्स, टाइटन, हाइपेरियन, ये शनि के उपग्रह हैं। ठीक, शनि ग्रह के उपग्रह हैं। अब दूसरा दिया है दोस्तों मंगल ग्रह। ठीक, मंगल ग्रह है जो, इसके फोमोस, डिवोस दो उपग्रह हैं। ठीक, तो मंगल ग्रह हो गए। अब बृहस्पति ग्रह के दोस्तों देखते हैं, गैनीमीड, कैलेस्टो, यूरोपा। ये दोस्तों कैलेस्टो, गैनीमीड, यूरोपा, ये बृहस्पति के 3 उपग्रह हैं। और दोस्तों शनि के देखते हैं, शनि के टाइटन, रिया, लापेटस और इंसेलाइड, ये शनि के ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? दोस्तों किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? तो विशाल लाल धब्बा पाया जाता है, धब्बा की बात किया कर रहा है दोस्तों, तो इसमें बृहस्पति हो जाएगा। अगर किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं तब मंगल ग्रह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों, सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। ठीक है, इस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है जो निरंतर चलने वाली प्रति चक्रवाती तूफान है, जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित वाला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग को आप समझिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, उसी हिसाब से अपने तैयारी को करिएगा। जैसे दोस्तों पृथ्वी 365 दिन 365.25 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 365.25 दिनों में परिक्रमा करती है, तो ये तो सही है दोस्तों। मंगल 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये तो दोस्तों इस पे अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये दोस्तों इसमें यही सुमेलित नहीं है। बुध का आपको पता ही 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, और रोम को जानते हैं कि 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये दिया है मंगल, मंगल दिया है 525 दिन, जो 525 दिन नहीं होगा दोस्तों। ये मंगल ग्रह 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है मंगल। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों ऐसे हम याद किए हैं 6-7 बीच में 8। ठीक है, 6-7 बीच में 8 मंगल ग्रह। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसमें काफी व्याख्या दिया है, जैसे दिया है दोस्तों, मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 287 दिन लगते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। ठीक, मंगल ग्रह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। ग्रहों की परिक्रमण अवधि, जो ग्रह है उसकी परिक्रमण अवधि जो उसको देखते हैं, जैसे बुध का 88 दिन सही है, शुक्र का 225 दिन, पृथ्वी का 365.25 दिन सही है। अब बृहस्पति का दोस्तों 11.86 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अब जी शनि देख लीजिए 29.5 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और उनका देख लीजिए 84 वर्ष लग जाते हैं, और उनका देख लीजिए 164.8 वर्ष में सूर्य की चक्कर लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है कि ये कौन सुमेलित नहीं है, उसको देखना है। दूरी पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक, बृहस्पति पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है। मंगल 22.79 करोड़। ठीक है, बृहस्पति 77.85 करोड़। ठीक है, और शनि 143.3 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, ये इसकी दूरी नहीं है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.96 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा क्यों है, ये पूछने का इसका रीजन है। क्वेश्चन आप लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तो इसलिए ये पृथ्वी के बारे में पूछा गया है कि ये मतलब कि देखा जाए कि जो स्टूडेंट हैं उनको अपने पृथ्वी के बारे में जानकारी है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं इसकी व्याख्या। यहाँ दिया है विकल्प ए सुमेलित नहीं है तथा अन्य सभी सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों दिया है पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य से दूरी में तीसरा है। जैसे दोस्तों अगर सूर्य है, ठीक, अगर दूरी में पूछ देगा तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और आकार में पूछ देगा, ठीक, आकार में, तो ये 5वें नंबर पे सूर्य आता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 20 ए सही है, बुध। पृथ्वी नहीं, सॉरी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट तो शुक्र हो जाएगा ना, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र हो जाएगा। ठीक है,
आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। यह चमकीला ग्रह आकार में लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ये चमकीला ग्रह भी है और आकार में पृथ्वी जितना बड़ा है। ठीक है, इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त है। इसमें जो शुक्र है, शुक्र के वायुमंडल में सबसे ज्यादा CO2 पाई जाती है, इसीलिए इसका तापमान बहुत ज्यादा है। ठीक, शुक्र ग्रह का कोर पृथ्वी के कोर की भांति ठोस है। जो शुक्र ग्रह का कोर है पृथ्वी की भांति ठोस है। जैसे पृथ्वी का भी कोर जो देखा जाए तो ये ठोस अवस्था में है, उसी प्रकार से बृहस्पति का भी है। तो यह सूर्य का चक्कर 225 दिन में पूरा करता है। शुक्र जो है पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में करता है? 225 दिन में पूरा करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम, ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम लंबाई से बृहत्तम लंबाई का सही अनुक्रम है। यानी कि दोस्तों जो सूर्य की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो लघु से लॉन्ग की तरफ किसकी है, ठीक है, बृहत्तम तक। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दिया है दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, परावैंगनी रेडियो तरंग, इंफ्रारेड रेडियो तरंग। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। परावैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। परावैंगनी रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग, दृश्य प्रकाश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इंफ्रारेड रश्मियाँ, ठीक है दोस्तों, इंफ्रारेड रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, रेडियो तरंग, परावैंगनी रश्मियाँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम लोग बताते हैं कि इसको कैसे। इसमें ऑप्शन नंबर, पहली बात तो ऑप्शन नंबर बी सही है। परावैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, फिर रेडियो। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों इसको जो दृश्य प्रकाश होता है इसी को भी विग्योर कहते हैं। ठीक, इसी को भी विग्योर कहते हैं, जो ये बीच में पाया जाता है। ठीक, तो ऐसे दोस्तों पता चल गया बीच में। आइए दोस्तों, तो परावैंगनिक जो किरणें हैं वो शुरू में पाई जाती है लघु में, तो वही दिया है लघु से बृहत की तरफ। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो तरंगें जो दोस्तों लास्ट में ही पाई जाती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई में बृहत्तम तरंग का सही क्रम है परावैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, रेडियो तरंग। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच ग्रह कौन से हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में कौन से ग्रह आते हैं दोस्तों? तो जैसे दोस्तों ये सूर्य हो गया, इसके अंदर 4 ग्रह आते हैं। फिर यहाँ पे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये 4 ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ठीक है, इसी को दोस्तों क्षुद्र ग्रह के और सूर्य के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के मध्य में अवस्थित हैं। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल क्षुद्र ग्रहों एवं पृथ्वी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के मध्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के छोटे छोटे कक्षाओं में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हम दोस्तों अब पूछ लेगा दोस्तों क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह हैं
मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों के बीच में जो दोस्तों पाए जाते हैं उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। उच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कितना अच्छा है कि पुच्छल तारे, जो अभी पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं, जो तारे हैं पुच्छल तारे जो परिक्रमा करते हैं, बृहस्पति की, पृथ्वी की, चंद्रमा की, शुक्र, सूर्य की। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब दोस्तों इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको, इसमें ये लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे पुच्छल तारे, तारे तो जो दोस्तों तारा है और सूर्य भी एक तारा है, तो परिक्रमा तो ये इसी की करेगा, ग्रह की तो करेगा नहीं। तो ये ऐसे ही दोस्तों इसको आप कर सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन 37 देखते हैं दोस्तों। उच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों करते हैं, जो काफी परिकल्पनाओं पे दिया है। ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। जैसे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये ग्रहों, ऑप्शन ए है, ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए 9 छल्लों के समस्त पदार्थों के 9 गांठों के रूप में समूहन के कारण हुआ। किसका? ग्रह का निर्माण। ग्रह बोले तो वही पृथ्वी। ग्रहों का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों। ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले मौलिक एक छल्ले से पुनः निकले 9 छल्लों के समस्त पदार्थों के अलग समूहन के कारण हुआ। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 37 का सी देखते हैं ऑप्शन। ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ। ठीक, ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ। ऑप्शन डी देखते हैं, ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों परिकल्पनाओं के संबंध में सही बताना है, तो ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन डी सही है कि ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। जेम्स जीन ज्वारी परिकल्पना के अनुसार फिलामेंट से 9 ग्रह की उत्पत्ति हुई। ठीक, फिलामेंट से 9 ग्रह की उत्पत्ति हुई। ज्वारी परिकल्पना, अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ज्वारी परिकल्पना किसने दी है? जेम्स जीन ने दी। वही जिसके सत्य प्रतीत होने का कारण बड़े ग्रह बृहस्पति का मध्यवर्ती होना। ठीक, अब इसका सत्य प्रतीत क्यों होता है, होने का कारण क्या है कि ये फिलामेंट से ही हुआ है दोस्तों। ये बड़े ग्रह बृहस्पति का मध्यवर्ती होना, कि ये बीच जो बड़ा ग्रह है फिलामेंट, वो इसका ये बीच में पाया जाता है, इसीलिए इसको सत्य प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन है। पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं। ठीक है दोस्तों, कथन दिया है पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं। कारण दिया है, ये गोलाकार धरातल के न तो किनारे होते हैं और न आदि न अंत। ठीक है दोस्तों, ये गोलाकार है, धरा इसके न तो गोला रहेगा तो इसके कहाँ धरातल के न तो किनारे होंगे न तो अंत होगा। ठीक है, और पृथ्वी की दिशाएं विवेकाधीन होती हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर एक ही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में दोस्तों, दोनों व्याख्या सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। ये ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी आप लोगों को बता रहे थे। ये ग्रह जो अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? ये ग्रह की बात कर रहा है दोस्तों, ग्रह जैसे कोई सा भी ग्रह हो सकता है।
वो दोस्तों की पृथ्वी, मंगल, कुछ भी जो सूर्य से अधिक दूरी पे होता है उसको अपसौर कहते हैं। ठीक, अपसौर कहते हैं, और जो सबसे नजदीक होता है उसे उपसौर कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया। अब दोस्तों जैसे ये दिया पेरिजी और ओपोजी, ये दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि हम बताए थे कि जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक होगा तो पेरिजी होगा, और सबसे जब दूर होगा चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होगा तो अपोजी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी हो अपसौर्य कहा जाता है। ठीक है, जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी हो तो अपसौर्य कहा जाता है। उपसौर्य किसी ग्रह की सूर्य से सर्वाधिक समीप की स्थिति होती है। और जो उपसौर्य है ये किसी ग्रह की सबसे नजदीक की स्थिति को उपसौर्य कहते हैं। और अपोजी देखिए दोस्तों, अपोजी दिया है, चंद्रमा पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी हो तो अपोजी कहते हैं, और जब सर्वाधिक न्यूनतम दूरी हो तो को पेरिजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये उपग्रह दिया है, संबंधित ग्रह दिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों दिया है ये एरियल, ठीक, शनि, गैनीमेड बृहस्पति, चेरोन प्लूटो, टाइटन यूरेनस। ठीक, तो दोस्तों अब आइए इसको मिलाते हैं। गैनीमेड दोस्तों पहली बात तो ये बृहस्पति का है। ठीक है, बृहस्पति का है। ठीक, गैनीमेड बृहस्पति का है, यानी कि बी का 2 इसमें दिया है दोस्तों, बी का 2 ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत। अब इसमें दिया है दोस्तों दोनों में, ऑप्शन बी में, ए में और डी में। टाइटन जो दोस्तों शनि का बताएं आपको, ठीक, तो डी का 4। अब दोस्तों डी का 4 किस में दिया है दोस्तों, डी का 4 दोस्तों ये ऑप्शन गलत था, और 4 तो दोस्तों कट गया ना, 4 कट गया और ये भी कट गया, ऑप्शन बी और सी कट गए तो बचा, तो दोस्तों डी का 1 कौन किसमें दिया है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही। जैसे अब एरियन, अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ऐसे ये सूची वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये मिलान वाले, अब इसको दोस्तों करने में आसानी होती है, एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं। जैसे अब इसमें हमको मान लीजिए 2 आ रहा है, टाइटन और गैनीमेड, टाइटन और गैनीमेड। ठीक, तो टाइटन बृहस्पति का है, गैनीमेड बृहस्पति का, टाइटन शनि का है। ठीक है दोस्तों, तो और ये 2 नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से इसको यहाँ से एलिमिनेट कर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसकी व्याख्या दिया है दोस्तों, देखिए जैसे व्याख्या का एरियल यूरेनस, एरियल AU। अब दोस्तों इसको ट्रिक से अगर याद करना है कि एरियल किसका उपग्रह है, एरियल किसका उपग्रह है, तो एरियल ए यूरेनस, यूरेनस कर देना, यूरेनस AU। AU दोस्तों एक खगोल की यूनिट होती है। ठीक है, तो आराम से यहाँ से ये याद कर लोगे। गैनीमेड पता ही है, चेरोन प्लूटो का है दोस्तों, टाइटन शनि का, ये भी पता ही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए कोड को सही उत्तर का चयन दीजिए। ठीक है, सूर्य कर्क रेखा पर होता है, ग्रीष्म संक्रांति के बारे में बता रहा है दोस्तों, ग्रीष्म संक्रांति, तो सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो सही है दोस्तों। सूर्य मकर रेखा पे होता है गलत, क्योंकि ये ग्रीष्म संक्रांति में नहीं होता है, शीत ऋतु में होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात होती है ग्रीष्म काल में। हाँ सही बात है दोस्तों, जैसे ये अपना गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध यहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये कर्क रेखा है, तो 21 तारीख को दोस्तों, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि 1 और 3 सही है,
और चौथा देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नहीं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी रात होती है, इसका अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन दोस्तों देखते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है, ए सही है, 1 और 3 सही है। तो 1 3 किस में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के अक्ष पर, किसके? पृथ्वी के अक्ष पर 23.5 इंच होने के कारण सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। कर्क संक्रांति भी कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें छोटी होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये दिया। 42 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो दोस्तों शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न और विधि सर्वाधिक उपग्रह विस्तृत बात है। वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान समय में सौरमंडल के में शनि ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, शनि ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है। जैसे शनि में 82 है, बृहस्पति में इतना है, रोल में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों अभी ये क्वेश्चन आपको बताए थे। एस्टेरॉइड को ही हिंदी में क्षुद्र पट्टी कहते हैं। निम्न में से किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो ये तो आपको बताए हैं दोस्तों, बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। 44 देखते हैं कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? जैसे ग्रह है, ठीक, इसके चारों चक्कर जो लगा रहा है उसको उपग्रह कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उसी प्रकार कुछ आकाशीय पिंड इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रहों की चाल केवल उनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ कुछ ये लाइन पढ़ने लायक है कि ग्रहों की चाल, उपग्रहों की चाल है केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी की जो तल की जो ऊंचाई है उसी पर निर्भर करती है उपग्रहों की चाल। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पैदम है, प्रकाश वर्ष है, समुद्री मील है, मानक मील है। तो दोस्तों ये आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये प्रकाश वर्ष है दोस्तों। जो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरियों को मापते हैं वो आकाश पिंड है। समुद्री मील ये तो दोस्तों समुद्र से संबंधित हो जाएगा। पैदम मील दूसरी चीज है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष वो दूरी है जिसे कोई प्रकाश किरण 29,98,000 किलोमीटर लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष 9.4 मिलियन किलोमीटर लगभग होता है, जबकि एक मानक मील में, अगर मानक मील में पूछेगा दोस्तों, मानक मील में देखिए ये मानक मील है तो 63,360 इंच होता है। मानक मील में 63,360 इंच होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मैगेलन अभियान निम्नलिखित में से किस उपग्रह से संबंधित है? ठीक है, मैगेलन अभियान। तो दोस्तों मैगेलन अभियान निम्नलिखित किस उपग्रह से संबंधित है? मंगल से, शनि से, बृहस्पति से, एम से या कुबेर से? तो दोस्तों मैगेलन अभियान बृहस्पति से संबंधित है। ठीक, जो नासा द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
मैगेलन वन बृहस्पति से संबंधित है। ठीक है, बृहस्पति से संबंधित दोस्तों। मैगेलन वन नासा द्वारा 1989 में भेजा गया था। ठीक, गया था। फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू इमेज द इंटर सरफेस ऑफ वेनस। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों 47 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं? जो चीज को बताए हैं कि भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? बुध को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को। तो भोर का तारा या सांझ का तारा दोस्तों शुक्र को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्र को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शुक्र सायकाल सबसे पहले उगता है। शुक्र सायकाल में सबसे पहले उगता है सुबह में, तथा सुबह देर तक टिमटिमाता रहता है। ठीक, कुछ अन्य ग्रहों की प्रकृति इस प्रकार है। हरा ग्रह अरुण वरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। अब जैसे कुछ जगह लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। ठीक है, तो ये दोस्तों है। ठीक, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये तो सभी को पता है दोस्तों, बुध है सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति है सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? अब दोस्तों आप लोग खुद ही कल्पना कर लीजिए कि वायुमंडल अगर नहीं रहेगा तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा। अंतरिक्ष में भी एकदम काला काला है तो एकदम काला ही दिखेगा, जाहिर सी बात है, काला दिखेगा। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या दिया है दोस्तों कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश के नीले रंग का प्रतिबिंब न हो सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। उस फल का नाम लिखिए जो प्रथम, उस क्वेश्चन बहुत दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कल्प का नाम लिखिए जो पृथ्वी तल प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। तो दोस्तों प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। उस कल्प का नाम लिखिए। तो प्राचीन कल्प, पुराजीवी कल्प, तृतीय कल्प, मध्यजीवी कल्प। तो उस कल्प का नाम हमको बताना है जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, प्राचीन। जो प्रथम है तो प्राचीन ही तो होगा। ठीक है दोस्तों, मध्यजीवी को मेसोजोइक कहते हैं, पुराजीविक है, तृतीय कल्प है। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ देखते हैं दोस्तों व्याख्या दिया है। वह कल्प जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित था। ठीक है, प्रथम विकास धरातल से संबंधित था, उसे प्राचीन महाकल्प कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आकार के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अभी दोस्तों इसकी व्याख्या हुई है। सबसे बड़ा बृहस्पति और बुध है सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं दोस्तों, हो गया है। अब यहाँ दोस्तों इसकी व्याख्या दिया है, एक बार देख लेते हैं। आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों अरुण वरुण। ठीक है, पृथ्वी 5वें नंबर पे है, पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, बुध, फिर यम। ठीक है दोस्तों, तो इसे इसका क्रम है, ये नोट में भी दिया है दोस्तों। अतः ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति तथा छोटा यम है। ठीक, वर्तमान समय में सबसे बड़ा बृहस्पति तथा छोटा बुध है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों फिर आ गया वही, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाया जाता है उसको अवान्तर ग्रह या एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी को क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। इसकी अनुमानित संख्या 40,000 से अधिक है। ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्ष में पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं।
इस सूर्य की क्या करते हैं दोस्तों, चारों ओर द्वितीय कक्ष में पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक, जैसे पश्चिम में ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये परिक्रमा करते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहते हैं? ये तो सभी को पता है दोस्तों, पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सौर परिवार का विशालतम ग्रह, इसको भी पता है दोस्तों, बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। आइए इसमें दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। दिया है सौर परिवार का विशालतम ग्रह बृहस्पति है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU 24 अगस्त 2006 को यह निर्णय लिया गया कि प्लेटो सौरमंडल का ग्रह नहीं है तथा वर्तमान समय में सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं। तो अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया, ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? 24 अगस्त 2006 को। ठीक, 24 अगस्त 2006 को प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बाह्यतम ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये आकार के हिसाब से दोस्तों दिया है, सूर्य दिया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये बीच में जो है पट्टी मंगल के और बृहस्पति के, इसी को एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको बाह्य ग्रह भी कहते हैं, जोवियन ग्रह भी कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि? अब दोस्तों आकाश है, उसका रंग नीला क्यों होता है? ठीक, आकाश का रंग नीला क्यों होता है दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं। आकाश का रंग विभिन्न प्रकार के संयोग या मिश्रण से नीले रंग उत्पन्न होता है। ठीक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया है, धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। ठीक, आकाश का नीला रंग। ठीक, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में सभी गलत है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। जैसे दोस्तों, जैसे आकाश में धूल कण जितने भी डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, उसी के कारण आकाश का रंग नीला होता है, छितराया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाश जो है 7 रंगों का बैंड होता है। ठीक, प्रकाश 7 रंगों का बैंड होता है। पृथ्वी पर संचरण के समय प्रकाश किरणों को धूल कण, जलवाष्पों, विभिन्न गैसों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, फलस्वरूप नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और आकाश नीला दिखाई देता है। जब प्रकीर्णन होगा नीले रंग का तभी आकाश नीला दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ठीक, तो उपग्रह, उच्चल तारा, ग्रह, उल्काएं। तो कहने का मतलब है सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक जानकारी मिलती है? तो दोस्तों उल्का से। उल्का जब सौरमंडल से पृथ्वी पर जब उल्का गिरता है दोस्तों, तो काफी गड्ढा कर देता है। ठीक, जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो उल्का पिंड का ही उदाहरण बताया जाता है। ठीक है, तो ये है आंतरिक जानकारी मिलती है पृथ्वी से। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसकी आइए दोस्तों एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। उल्काएं वास्तव में ठोस आकाशीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं। जब वे वायुमंडल में प्रवेश करेंगे जलने लगते हैं। यह कभी कभी उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, उल्कापात के रूप में गिरते हैं। ठीक, इसमें लोहा, निकिल जैसे भारी पदार्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, इनका विश्लेषण अध्ययन करने पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, 58 क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है दोस्तों? जो सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 2000 सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड, 4000 सेंटीग्रेड, 5000 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 सेंटीग्रेड है,
वैसे तो 5500 से 6000 के बीच में होता है, लेकिन ऑप्शन में यही 5000 दिया है दोस्तों, इसी वजह से ये होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन इसकी आप थोड़ी सी व्याख्या देख लेते। दिए गए विकल्प में सूर्य की सतह का तापमान 5000 होता है, तो ज्ञातव्य है कि सूर्य की सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। ठीक है दोस्तों, 6000 फोटोस्फीयर, सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों? अभी क्वेश्चन दोस्तों ये आया था कि पृथ्वी, मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ से पृथ्वी कितनी दूरी पे है, तो ये 1496 किलोमीटर दूरी पे है दोस्तों। 149 600 000 दोस्तों। ठीक है, तो 1496 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि सूर्य की कक्षा एक वृत्त न होकर अंडाकार है। सूर्य की जो कक्षा है दोस्तों, ये वृत्त में नहीं है, ये अंडाकार में है, जैसे अंडे की माते। ठीक है, तो है पृथ्वी जिस कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय है। ठीक, पृथ्वी जिस कक्षा पे सूर्य की परिक्रमा करती है वो दीर्घवृत्तीय है। ठीक है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ठीक, सूर्य और पृथ्वी जो है इन लोगों की दूरी 3 जनवरी को सबसे कम हो जाती है, इसलिए उसको 3 जनवरी को दोस्तों 3 जनवरी को एक उप सौर मनाया जाता है। ठीक है, उप सौर मनाया जाता है 3 जनवरी। ठीक है, जिसे उपसौरिका या उपसौर की स्थिति कहते हैं। ठीक है, जबकि 9.15 करोड़ मील यानी कि 14.47 करोड़ ठीक किलोमीटर है। इसके विपरीत उत्तरायण की स्थिति, इसके विपरीत जब उत्तरायण की स्थिति 4 जुलाई, ठीक कितना 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसको उपसौरिका या उपसौर्य कहते हैं। यह दूरी 9.45 करोड़ मील है। मील में अगर दोस्तों पूछेगा तो 9.45 करोड़ मील हो जाएगा। अगर ऐसे पूछेगा तो 15.01 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कहने का मतलब है दोस्तों, एक बार हम आप लोगों को समझाते हैं, कोशिश करते हैं। इसमें क्वेश्चन 3 बन सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पे है। ठीक, औसत दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। पहली ये चीज हो गई, 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसी को खगोल की यूनिट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक, और दूसरा है दोस्तों 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है, तो उस टाइम जब 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है तो उसे कहते हैं उपसौर्य। ठीक, और जब सूर्य पृथ्वी से कुछ दूरी पे हो जाता है उसको 4 जुलाई को उसको कहते हैं अपसौर्य। ठीक, अब सूर्य अपसौर्य कब होगा, अपसौर्य कब होगा, उपसौर्य कब होगा दोस्तों, ये तो पता हो गया आप लोगों को। जैसे उपसौर्य दोस्तों 3 जनवरी को होगा, इसको कैसे याद करेंगे, जैसे उपसौर्य 3 जनवरी को होता है दोस्तों, 3 जनवरी दिया है, 3 लिखते हैं, ऊपर में भी 3, तो 3 की ही बात है, तो 3 जनवरी को इसको कर लेंगे, तो 3 जनवरी को। ठीक है, उपसौर्य। ठीक है, तो ये 3 जनवरी को हो जाएगा उपसौर्य। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। अब यही जैसे अब देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रमा की सतह से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, चंद्रमा की सतह से, चंद्रमा की मान लीजिए सतह है, यहाँ से
सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, परावर्तन होगा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा की घटना होती है। ठीक, अब समुद्र में ज्वार भाटा की घटना कब होगी? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि ये बहुत नजदीक है। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगते हैं, जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 16.6 कितना 16.6 सेकंड लगते हैं। दो चीज होते हैं दोस्तों, एक चंद्रमा का पूछता है, चंद्रमा का तो 1.3 सेकंड लगेगा, और सूर्य का तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो दोस्तों अगर सेकंड में देखेंगे 499 सेकंड होता है दोस्तों 8 मिनट का सूर्य का। ठीक है दोस्तों, इसी कारण ज्वार भाटा की घटना में चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, इसी कारण से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबी हो गई है और आज हम लोग क्वेश्चन 60 तक ही देखेंगे, और अगली पार्ट 4 जो आएगा दोस्तों वो अगली सीरीज है, तो उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।